स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष सिंह और आज की क्लास में हम यहाँ पे एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सेक्शन के अंदर में, और जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी की टर्म्स, कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, है ना। बेसिक्स जो एंथ्रोपोलॉजी के होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज वन सब्जेक्ट जो कि स्कूलिंग लेवल पे इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। सो बेसिकली वट एवर यू आर नोइंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, इफ़ यू आर नॉट graduate or postgraduate in anthropology, is basically due to its success as an optional in the list of UPSC optional subjects. So when we see the list of UPSC optional, so there are around 6 optional subjects that is being chosen the most, and anthropology is one of them. And traditionally over the years, especially from like 2015 and afterwards, it has been the number one choice of all the aspirants. The success rate speaks for itself, 10.5%. No of the other optional is having this success rate in the optional history. And in 5 years or 4 years, it has given 2 only rank 1, 2017, only rank 1, Anudeep Durushetty, 2020 again, in the form of Shubham Kumar, only rank 1 was with anthropology. So not only the success rate, the highest marks 362 in the form of Lakshmi Nagapanji, multiple toppers, even this year 22, there were 4 toppers, but the basic for any other student who is basically not postgraduate or graduate in this subject is quite difficult. They are always confused about the key terms and terminologies when they are starting with the series. So we have planned this entire series for you, जहाँ पे हम सारी की सारी बेसिक बातों को जानेंगे, की टर्म्स को देखेंगे, at times even in the orientation session we have to elaborate these things, है ना, क्योंकि हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और कुछ टर्म्स अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखते हो बहुत ही हैफेजर्ड वे में स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले आपको आते हुए देखने को मिलता है इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू होती है, आर्कियोलॉजिकल शुरू होती है, फिर सोशल शुरू होती है, फिर अचानक से फिर फिजिकल शुरू हो जाती है, फिर आर्कियोलॉजिकल शुरू होती है, एंड देन इंडियन ट्राइबल वाला पार्ट आता है। सो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कई चीज़ें, कई वर्ड्स, कई टर्मिनोलॉजीज कहीं पे भी आ जाती हैं, नो मैटर फ्रॉम विच सेक्शन यू आर स्टार्टिंग द कोर्स, है ना। ऑल द सेक्शन आर डिफरेंट, फिजिकल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्राइबल पार्ट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल completely different from social cultural anthropology. So all these sections are very different from each other. So no matter where you are starting from, कहीं से भी आप शुरुआत कर लो, ये दिक्कत की टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज की रहेगी। तो आपके लिए हम इस सीरीज को लेकर के आए हैं और आज के इस पहले सेशन में हम यहाँ पर होलिज्म और रिलेटिविज्म प्लस एथनोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट को देखेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि ये शुरू होते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में और ये चलते रहते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, हर जगह आता है। और बच्चे अगर शुरुआत के लेक्चर्स को मिस कर दिए होते हैं या ओरिएंटेशन सेक्शन को मिस कर दिए होते हैं तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि ये वाला टर्म जब पढ़ाया गया तो हम थे नहीं, मिस कर दिया हमने, पुराने लेक्चर्स देखे नहीं रिकॉर्डेड में, या फिर ओरिएंटेशन को मिस कर दिया, ओरिएंटेशन में भी हम बताते हैं, तो दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक, है ना, एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ। अब व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? इफ आई आस्क यू व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, है ना, वी ऑल नो, है ना, आप अगर इस लेक्चर में आए हो तो इतनी चीज तो हमको पता ही है, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे। तो एंथ्रोपोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आपका एंथ्रोपोज एंड द अदर पार्ट इज लोगोस, डेफिनेटली, ठीक है। एंथ्रोपोज का क्या मतलब है? रिलेटेड टू मेन, एंड लोगोस स्टैंड फॉर द स्टडी और द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। मेन का मतलब यहाँ पे आदमी, यानी कि आदमी औरत से नहीं है, मेल फीमेल से नहीं है, स्टैंड फॉर ह्यूमन, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डोंट कंसीडर एंथ्रोपोलॉजी टू बी मेल ओरिएंटेड, है ना, इट इज नॉट, इट इज कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल, सेक्स न्यूट्रल, है ना। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इंक्लूसिव सब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट, इससे अधिक इंक्लूसिव कोई सब्जेक्ट है भी नहीं, जो हर एक चीज को, हर एक कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी को, बीट ऑन द फ्रंट ऑफ सेक्स, जेंडर, बी द फ्रंट ऑफ एथनिक एंड एनी अदर डाइवर्सिटी, सबको इंक्लूड करके ले चलता है, सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के लिए टर्म है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी इंसानों को पढ़ता है। अब जब भी इंसान को पढ़ता है तो इंसान को पढ़ने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आप पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हो? इंसान के पॉलिटिकल पैराडाइम्स को पढ़ रहे हो, है ना।
जो उसके देश के आसपास के रूल्स रेगुलेशन, संविधान है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके आसपास का है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज प्रिवलेंट है, दैट इज इंस्पायरिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन एंड अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन और द मैन और द सोसाइटी, वो आप पॉलिटी में पढ़ लेते हो, है ना। तो पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन मैन के इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर करता है। व्हेन यू गो टू ज्योग्राफी, आप इंसान के स्पेशल कंपोनेंट को पढ़ते हो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सेटलमेंट्स, है ना, जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग तरीके की जो टोपोग्राफी है, ऑल दीज थिंग्स, तो वहां पे बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन द स्पेशल कंपोनेंट, ठीक है। व्हेन वी गो टू इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स में मैन के इकोनॉमिक्स को समझते हो, कॉमर्स को वहां पे आपको देखना है, ठीक है, ट्रेड को आपको देखना है, क्या अलग अलग अंडरटोन्स है वहां पे, है ना, उन सारी चीज को आपको देखना समझना होता है। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इज बीइंग फोकस्ड है। सोशियोलॉजी में आप जाते हो तो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के ऊपर वहां पे फोकस होता है, उसके इंटर रिलेशनशिप के बीच में फोकस होता है। सिमिलरली वट एवर सब्जेक्ट है ना, कई सारे नीश जोन्स हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है। ट्रैवल के बारे में आप पढ़ते हो, आप अगर हिस्ट्री की बात कर लो तो आप हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के अंदर में आप क्या पढ़ते हो, मैन के पास्ट को पढ़ते हो, है ना। सो इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप मैन के सर्टेन एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो, है ना, स्पेशलाइजेशन के साथ। बट व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट मैन इन एंथ्रोपोलॉजी, इट्स नॉट बेस्ड अपॉन दीज स्पेशलाइज्ड पैराडाइम, इंस्टेड इट इज फोकसिंग अपॉन अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क। यहां पे एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या कर रहे हो, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क पे फोकस कर रहे हो, जिससे हम पहुंचते हैं हमारे फर्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज होलिज्म। सो बेसिकली व्हेन वी से एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, होलिज्म से। व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम होलिज्म, बिकॉज आप यहां पे एंथ्रो के अंदर में होलिज्म को अप्लाई करते हो इन द स्टडी ऑफ मेन, है ना, मेन को आप पढ़ रहे हो होलिज्म के साथ। तो मेन के हर एक एस्पेक्ट को आपको यहां पे कवर करना है। मेन का फिजिकल एस्पेक्ट भी होगा, फिजिकल एनाटॉमिकल, या फिर आप इसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। मेन का सोशल एस्पेक्ट भी होगा, जो आप सोशियोलॉजी में कवर करते हो, उसकी सोसाइटी, उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटस, रोल, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर। और उसके लिए एक सेक्शन भी है जिसको आप कहते हो सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल वाले पार्ट के लिए फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। पॉलिटी को भी आप सोशल के एक अंदर ही पढ़ते हो, ठीक है। और इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस हुई है। खासकर जो फोकस होता है आपका, it is more upon understanding the political structures, political organization, how they shape up the political ideologies, what is the prevalent form of political organization among the primitive group, the tribal group. आप मेनलैंड सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजीज के बारे में तो हर जगह पे पढ़ते हो, पर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमंग्स द ट्राइबल ग्रुप, क्या आपको पता है कहीं पे पढ़ते हो आप? 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस was the tribal population, है ना। अभी के सेंसस के हिसाब से अभी हुए नहीं है, अगर को हो जाते हैं तो 9% से ऊपर के नंबर आ सकते हैं, बिकॉज 2001 में दिस नंबर वाज 8.2%, so 0.4 का इंक्रीज कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 या फिर आप कह सकते हो एटलीस्ट 12-13 करोड़ की जो पॉपुलेशन है देश में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजीज को समझना जरूरी है आपके इवन जीएस पर्सपेक्टिव से, और आपकी यूपीएससी जर्नी में भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज ये सी द जो रीजनलिज्म के इश्यूज आ रहे हैं, एथनिक इश्यूज आ रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देख रहे हो, मैतीस का जो वहां पे डिमांड है, नागास की इंसर्जेंसी कई बार आपको देखे, तो ये सारी चीजों के बीच में ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनके एस्पिरेशंस को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उनका पार्ट पूरी तरीके से इग्नोर्ड है, ठीक है। विलेज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी आप पढ़ लेते हो, पर ट्राइबल को इग्नोर करते हो, तो ये चीज आप यहां पे पढ़ते हो। लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है, नॉट ओनली इन द ट्राइबल, बट एक एबल लीडर अगर कहीं पे भी बनता है तो वो क्या एट्रीब्यूट होते हैं जिसके बेसिस पे लीडरशिप तय होती है, डिसाइड होती है ना, और किन प्रिंसिपल के तौर पे आपको पॉलिटी को पढ़ना होता है सोसाइटी में, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ लेते हो, है ना। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही एक पार्ट है, और जो लोग हायर लेवल पे कर रहे होते हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, वो डिफरेंटली इससे ऊपर करते हैं। एडमंड लीच करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनका बहुत बढ़िया वर्क आपको देखने को मिलता है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, है ना। इवन इवांस प्रिचर्ड के आप वर्क में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अफ्रीका में कई सारी स्टडीज को उन्होंने कंडक्ट किया हुआ है। सो ये फील्ड वर्क, ग्राउंड वर्क के ऊपर में ये सारी चीजें आपकी हो रही होती हैं।
पर ये जो हम कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इतना होलिस्टिकली हर एक चीज को कवर कर रहा है, एक और चीज है ना, जो कि बहुत ही होलिस्टिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कवर करती है, और वो आपके लिए हमने यहां पर रखी है, दैट इज आर बैचेस। हमारे जो बैचेस हैं, है ना, इसका भी बीच में आपको बता दूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी है। आपको इंटरेस्ट आए, फिर आप सोचो कि अरे पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे तो सारी पढ़ाई होगी नहीं, यूपीएससी के लिए पढ़ाई आपको करनी है, डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है। जो नंबर 1 ऑप्शनल है उसको ले करके शॉर्टेस्ट टाइम में, है ना, खासकर आई हैव लाइक बीन टेकिंग सम ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन, तो लॉट ऑफ गर्ल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इंडिविजुअल्स, सो दे हैव द प्रॉब्लम विद द टाइम मैनेजमेंट, और सम पीपल हु आर टेकिंग जीएस एंड ऑप्शनल क्लासेस टुगेदर, देयर इज अ मैसिव बर्डन अपॉन देम कि वो साथ में तैयारी कैसे करे, खासकर व्हेन द ऑप्शनल दैट इज अराउंड 28% ऑफ दिस एंटायर मेंस, जो 500 नंबर लेकर के चलता है, उसको कैसे मैनेज करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी other major optional apart from anthropology are taking 8 months bare minimum, and at times if there is a certain delay it may go up to 10 months, है ना। and anthropology is covering this entire course पूरा का पूरा आधे समय के आसपास में, है ना, जो बाकी ऑप्शन ले रहे हैं, और रैंक्स भी उनसे बेहतर, स्टैटिक भी उससे ज्यादा है, आपको पाइलअप्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, न्यूज़पेपर को छानना, हिंदू न्यूज़पेपर, मिंट, इन सब के पीछे आपको भागना नहीं पड़ता है, मैगजीन्स, जर्नल, कंपाइलेशंस, उनमें से आर्टिकल्स को निकाल करके स्टिकी नोट्स बना करके आपको चिपकाने नहीं पड़ते हैं, स्टैटिक है, करंट अफेयर से चीजें, न्यूज़पेपर से चीजें आ ही नहीं रही है, जो डायनेसिटी आपको डालनी होती है वो अपने तरफ से डालनी होती है आंसर के अंदर, आपसे एग्जामिनर कभी नहीं मांगेगा। तो शॉर्ट तो है ही, प्लस स्टैटिक है तो और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो माथा पच्ची खत्म हो जाती है, एक बार पढ़ के आप आराम से रिवाइज करके मल्टीपल आंसर राइटिंग कीजिए। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर इजीली सिक्योरिंग 300, एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज वो सब बिना बैकग्राउंड के यहां पे आ रहे हैं। आई एम रनिंग एटलीस्ट 4 to 5 बैचेस हियर स्टडी आईक्यू में एंथ्रोपोलॉजी की। आई हैवंट नोन, मैं ओरिएंटेशन में सबसे पूछता हूं, आई हैवंट नोन अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज ग्रेजुएट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, है ना। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई यहाँ पे बीबीए करके, कोई यहाँ पे बीसीए करके, कोई यहाँ पे बीकॉम करके आ रहा है, कोई बीए बीएससी से, तो बहुत सारे लोग आपको पता ही हर ही ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, आपको देखने को मिला है, लॉ से बच्चे आ रहे हैं, सो हर जगह से बच्चे आ रहे हैं। इवन इन द टॉपर्स लिस्ट इफ यू सी, जो टॉप कर रहे हैं वो भी दूसरे डिसिप्लिन के हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली न्यूट्रल सब्जेक्ट। और इसके बैचेस जो हैं यहाँ पे स्टडी आईक्यू में, 5th बैचेस, अगस्त इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल जंक्चर, है ना। आप देख रहे हो तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो अगस्त में आपके जो बैचेस हैं 28 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, एंड एनरोलमेंट जो है अभी ऑन है। आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको यूज करते ही आपको 2 चीजें मिल जाती हैं एक साथ। यूएस लाइव का एक कोड है ना, ये इंपॉर्टेंट कोड है, इसको आप जब टाइप करते हो, बहुत सारे कोड दिए होते हैं, बहुत सारे कोड्स आपको बाकी सारे लोग बताएंगे, पर ये जो यूएस लाइव का कोड, इसको अप्लाई करते ही आपको सबसे पहले तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, है ना, यू मस्ट बी एनरोलिंग एट एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट, मे बी यू आर सीइंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, किसी भी समय आप साल के किसी भी समय पे देख रहे हो, तो समय प्राइसिंग हो सकता है इससे भी बेटर आपको डिस्काउंट मिला, 15,999 आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय, अगर वो उसको आप क्रिसमस पे देख रहे हो, तो देयर माइट बी अ पर्सनल, वहाँ पे एक एडिशनल डिस्काउंट होता है। तो जब भी आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा, अलॉन्ग विद दी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आई कैन शो यू हाउ यू हैव टू बेसिकली एनरोल इन द कोर्स। जस्ट गो टू दी वेबसाइट, गूगल आप खोलिए, है ना, किसी भी ब्राउजर पे आप जाइए और गूगल को खोलिए, और यहाँ पर टाइप कर दीजिए स्टडी आईक्यू। यहाँ पे हमने स्टडी आईक्यू को टाइप किया, ये स्टडी आईक्यू का हमने वेबसाइट को खोला, ये हम नीचे गए आपके ऑप्शनल कोर्सेज के ऊपर, यहाँ पे आपने जो आपका नंबर 1 ऑप्शनल है उसको आपने सेलेक्ट किया। अभी 24,999 है, मैक्सिमम प्राइस 35,999 है ना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, अभी लॉगिन नहीं है यहाँ पे, है ना, देयर इज नो डिवाइस लॉगिन, बट लेट्स सी, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो वहाँ पे अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा, यूएस लाइव लगाते ही आपको सारी सॉल्यूशन, और ये एंथ्रोपोलॉजी नहीं, किसी भी यूपीएससी के स्टडी आईक्यू पे कोर्स को आप पार्टिसिपेट करते समय यूज कर सकते हो, ठीक है। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बेस्ट पार्ट, हमने इसको क्यों कहा कि एंथ्रोपोलॉजी की तरह, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट का नेचर है वैसे ही हमारे बैचेस भी कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों? बिकॉज यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस, लाइव क्लास के साथ साथ आपको मिल रही है रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, कि अगर आपका
आई विश पहले अटेम्प्ट में हो, पर इफ ड्यू टू सम रीजंस आपका टाइम पीरियड इलोंगेट होता है, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर थिंग, इफ यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप बाद में देखना चाहते हो, तो सबसे लंबे समय तक आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहने वाले हैं, एंड टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंटली आपको मिलने वाली है, कहीं और से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है ना। और अलॉन्ग विद दैट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स एंड पीपीटीज मिलते हैं आपको, प्लस आपको क्रक्स मिलता है जो कि 17-18 सोर्सेज को मिला करके बनाया जाता है, सबसे कॉम्प्रहेंसिव सोर्स होता है ना। कमिंग बैक, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मेन के आपने सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा। अब सोसाइटी में मेन है तो उसका एक रिलीजियस टोन भी है ना, जिसको रिलीजियस स्टडीज में आप पढ़ते हो। रिलीजन कहाँ से आया, कैसे आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। एक समय इंसान ने देखा होगा कि कभी किसी इंसान की मृत्यु हुई होगी, आत्मा वहाँ पे में बिलीव शुरू हुआ होगा ना, जिसको एनिमिज्म कहा जाता है। फिर तावीज़ से लेकर के इन सारी चीज़ों पे बिलीव आने लगा, फेटिशिज्म, एनिमेटिज्म आपको देखने को मिला, चीज़ों पे बिलीव, चीज़ों के अंदर पावर पे बिलीव हो रहा है, नेचर के ऊपर बिलीव हुआ, पर्वत, पहाड़, झरने, नदियाँ, है ना, फॉरेस्ट, जंगल। ट्राइबल्स का खासकर आप देखते हो नेचर के साथ इतना लगाव होता है। गंगा है तो गंगा माता है हमारे लिए, है ना, यमुना माता है, सरस्वती माता है हमारे लिए, कैलाश है तो हमारे कैलाश पर्वत है, सेक्रेट प्लेस के तौर पे आप उसको देखते हो, ठीक है। नंदा देवी आप सेक्रेट प्लेस के तौर पे आप उसको देख रहे होते हो। वृक्ष है, पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, हमारे लिए ये सब क्या है। तो रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, है ना। ये भी एस्पेक्ट आ जाता है आपका। फैमिली, मैरिज, किनशिप, शॉर्ट में लिखते हैं फैमिली, मैरिज, किनशिप। शादियां होती क्यों है, डाइवोर्स क्यों होते हैं, मैरिज में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज की आप बात कर लो। आप देखते हो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, स्मृतिज, महाभारत में किस तरीके से दैव मैरिज, ब्रह्म विवाह का जिक्र है, दैव विवाह का जिक्र है, प्रजापत्य विवाह का जिक्र है, असुर राक्षस विवाह का आपको जिक्र देखने को मिलता है, लव मैरिज का एक प्रोटोटाइप आपको देखने को मिलता है, द गंधर्व विवाह उसका जिक्र है। आप ट्राइबल्स के बीच में जाकर के देखते हो तो इंटरेस्टिंग कई सारे जो मैरिज टाइप है उसके सिमिलर प्रैक्टिसेस आपको हिंदू सिस्टम में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल देयर इज मैरिज बाय ट्रायल, है ना, ट्रायल करो, आप परीक्षा दो, जैसे अग्नि परीक्षा रामायण में देखते हो आप, उस तरीके से परीक्षा दे रहा होता है कौन, यूजुअली हस्बैंड वाइफ को पाने के लिए, है ना। और तब आप वहां पे पाते हो देयर इज मैरिज बाय प्रोबेशन, दैट इज क्वाइट रिलेटेबल टू दी करंट लिव इन मैरिजेस, है ना। प्रोबेशन का एक कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। मैरिज बाय इलोपमेंट है, भगा करके ले जाना। आप देखते हो कि लॉर्ड कृष्णा जो है रुक्मी से लड़ करके रुक्मणी जी को, माता रुक्मणी को किस तरीके से साथ में ले जाते हैं, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैरिज बाय कैप्चर है। इवन द महाभारत भीष्म पितामह को आप देखते हो कि किस तरीके से अंबालिका जी को वो साथ में ले आते हैं शांतनु के पुत्र अपने भाई के लिए, विचित्रवीर्य के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों आप रिलेट करके वहाँ पे पढ़ोगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, मैरिज इवॉल्व कैसे हुई, कई जगहों पे मोनोगैमी है, सिंगल मैरिज पार्टनर है, और कई जगहों पे पॉलीगैमी है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ आप इन चीज़ों को यहाँ पे क्लास में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल मोनोगैमी भी आप पढ़ते हो तो दो तरीके होती है, एक सीरियल मोनोगैमी, एक नॉन सीरियल मोनोगैमी। तो हमको आपको पढ़ाना होता है तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो सीरियल मोनोगैमी सिंपल, पूरे लाइफ टाइम में आप एक इंसान से मैरिज करते हो, पर अगर उसकी डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, तो आप किसी और से भी मैरिज कर सकते हो, है ना। तो वन पार्टनर एट अ टाइम वाला वहां पे सिस्टम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप आमिर खान जी का एग्जांपल लेते हो बॉलीवुड से, तो आमिर खान जी के सीरियल मोनोगैमी है कि उनकी वाइफ थी और फिर वहां पे डाइवोर्स होता है और फिर वो किरण जी से मैरिज करते हैं, है ना। तो एक समय पे तो एक ही थे, जब किरण जी थी तो पुरानी वाली वाइफ नहीं थी उनकी, और जब पुरानी वाली वाइफ थी वो थी तो किरण जी वहां पे नहीं थी। अब ही इज अगेन डाइवोर्स्ड, है ना, वापस उनका डाइवोर्स हो गया है। तो अगर वो बाद में करते हैं या नहीं करते हैं तो उनका फिर भी केस सीरियल मोनोगैमी में आएगा। नॉन सीरियल का एग्जाम्पल आप क्या देते हो, लाइफ टाइम सिंगल विमेन आपके साथ हो, सिंगल पार्टनर हो, अगर वहां पे डेथ भी हो जाती है या फिर डाइवोर्स भी हो जाता है तो यू आर चूजिंग टू रिमेन सिंगल इंस्टेड ऑफ मैरिंग समबडी एल्स। तो लाइफ टाइम वन पार्टनर, यूजुअली तो ऐसा डाइवोर्स और एक्सीडेंट कुछ होता ही नहीं है तो वो साथ ही में रह जाते हैं, अगर होता भी है तो भी यू आर चूजिंग टू रिमेन अलोन। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात अगर देखते हो, ठीक है, ही वॉज मैरिड, तो उनकी ऑफकोर्स करेंटली साथ में नहीं है ना, कोहैबिटेशन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होता है, एटलीस्ट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली ऑफ द मैरिटल स्टेटस, बट स्टिल ही इज नॉट मैरिंग एनीबडी एल्स, है ना। आप अगर बात करते हो फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी की या फिर आप शाहरुख खान जी की बात करते हो, फॉर इवन टेक्निकली अगर हम देखें तो ऋतिक रोशन का भी एग्जांपल, बिकॉज ही वाज नॉट मैरिड बिफोर सुजैन मैम टू एनीवन, और सुजैन जी के बाद भी वो अभी तक किसी से शादी नहीं हुई, तो अभी तक स्टिल ही इज इन
नॉन सीरियल मोनोगैमी। तो ऐसे इलेबरेट एग्जाम्पल के थ्रू, कंटेम्परस एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को समझ रहे हो तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में, हमारे लेक्चर्स के अंदर में। और फैमिली किस तरीके से आती है, फैमिली में भी न्यूअर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, डबल इनकम नो किड फैमिलीज, है ना, यानी कि मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज है। लेट्स हैव टू सोर्सेज ऑफ इनकम, marry each other, do not have any kids so that we do not have any responsibilities, enjoy all the luxuries on yourself only। तो ऐसी चीज़ों को आप पढ़ते हो, मैन के फैमिली, मैरिज, किनशिप, मैजिक को पढ़ते हो, टोटम टैबूज को आप पढ़ रहे हो। तो कई सारी कम्युनिटीज़ में कज़न मैरिजेस, ब्रदर सिस्टर मैरिजेस अलाउड हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे क्रॉस अलाउड है, पैरेलल नहीं है, कहीं पे दोनों अलाउड है। इसके रीजंस को, ये कहाँ से आए कॉन्सेप्ट, इसको आप पढ़ रहे हो। तो कई सारे रिलीजन्स में पत्तों को, पेड़ को, किसी जानवर को पूजा जाता है, उसके बेसिस को आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो मैजिक, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, शमन्स होते हैं, है ना, हैरी पॉटर के सिस्टम जैसी चीज़ आपको देखने को मिलती। तो ये सोशल के अंदर में आता है। फिजिकल के अंदर में भी आप लॉट्स ऑफ कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, इंसान के वेरिएशंस को, रेशेस को पढ़ रहे हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रहा है। तेंदुलकर एक तरीके के हेलमेट पहनते हैं, नेहरा सबका सर अलग है, पर फिर भी हेलमेट की डिजाइन एक प्रिंसिपल पे होती है। जो स्पोर्ट्स गियर्स होते हैं वो एक तरीके से बनाए जाते हैं, वहां पे एंथ्रोपोलॉजिकल एप्लीकेशन नॉलेज लगती है, उसको आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किन एंथ्रोपोमेट्री के अंदर में पढ़ते हो। फुलवामा, गलवान, इन सब के बारे में आप पढ़ते रहते हो, एयर स्ट्राइक की बात पढ़ते हो, पर जो कॉकपिट्स होती है उसके अंदर किस तरीके से हर एक प्रोपोर्शन वाला इंसान फिट हो जाए, वहां पे कैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिजाइन का एप्लीकेशन होता है, वो आप फिजिकल पार्ट के अंदर में पढ़ते हो। हमने कहा था कि यहाँ पे हिस्ट्री है, इंसान के पास्ट को पढ़ना है, तो देयर इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे आप इंसान के पुराने एंटिक्विटी को पढ़ते हो, एंड इन मच डिटेल देन एनी अदर सब्जेक्ट। इवन अगर आप जीएस में हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप इतने डिटेल में आर्कियोलॉजी में नहीं जाते हो, यूपीएससी में, ठीक है। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जिस तरीके से आप लोअर पैलोलिथिक कल्चर को पढ़ते हो, उनमें टूल ट्रेडिशन क्या थे, स्पेशलाइजेशन क्या था, मिडिल पैलोलिथिक, है ना, इन लाइट ऑफ द रिसेंट रिसर्चेस, जो नई रिसर्चेस हो रही है उसको भी साथ में पढ़ते हो। हिस्ट्री में आप अगर पढ़ते भी हो तो थोड़ा स्टैटिक वे में आप पढ़ते हो। यहाँ पे हम 2 दिन पहले क्या आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन रिसर्चेस हुई उसको भी इंक्लूड करते हैं, जो आपके नोवेल्टी लाता है। तो दैट इज ऑल दीज थिंग्स, है ना। और हमने क्या किया था, देयर इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो इंसान के स्पेशल कंपोनेंट को, जैसे जियोग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में आप देखते हो, उसको कवर करती है। देयर इज अ सब डोमेन जिसको आप कहते हो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, है ना। ट्रैवल एंड टूरिज्म का फिनोमेना को आप पढ़ रहे हो, तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है लोकल और जो बाहर से टूरिस्ट बन करके आए होते हैं। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको देखने को मिल रही होती है, जो ना सिर्फ मॉडर्न प्रैक्टिसेस बल्कि कैंप के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर वहाँ पे फोकस कर रही है, एथनो मेडिसिन के ऊपर वहाँ पे फोकस आपको देखने को मिल रहा है। तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको छोड़ करके एपिडेमियोलॉजिकल, बीमारी और बीमारी कॉज करने वाले फैक्टर, एजेंट्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप पढ़ रहे हो। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को पढ़ रहे हो, क्वाशियोकर, मेरिस्मस, जो प्रोटीन बेस्ड डिफिशियंसीज आपको वो देखने को यहाँ पे मिलती है। और विटामिन की डिफिशियंसी, B12, D एंड लॉट ऑफ अदर वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मिसिंग में आपको क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। कोविड के बाद ये डोमेन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिडेमियोलॉजी के को अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, इकोलॉजिकल आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, इकोलॉजिकल भी हो चुका है। इसके बाद आप इंडिजिनस स्टडीज करते हो, जो कि अलग अलग देश में अलग अलग होता है ना। इंडिया में हम जब यूपीएससी पेपर में पढ़ते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर 2 इंडियन एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। सो ऐसा कोई भी, देयर इज बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, है ना, इंसान के बिजनेस को भी आप पढ़ लो। देयर इज आपको पता है डिजिटल और मीडिया एंथ्रोपोलॉजी भी है, एंड इसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन है जिसको आप एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फेसबुक भी कहते हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, होलिज्म से क्या समझ में आया कि हर एक एस्पेक्ट मैन का, जिस जिस चीज में मैन इन्वॉल्व है, आप दुनिया में आए हो, हर एक चीज आपके लिए। खेल कूद रहे हो तो आप, घूम फिर रहे हो तो आप, पढ़ाया जा रहा है तो आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, खेल कूद रहे हो, सारी चीजें जो हो रही है आपके अराउंड हो रही है। सोसाइटी आपकी, पॉलिटी आपकी, है ना। तो एवरीथिंग, बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट इज कंसर्न विद मैन इज फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र के दायरे में आ रही है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपका स्पेशलाइजेशन कोई एक जोन, पॉलिटी, जियोग्राफी नहीं है, आपका स्पेशलाइजेशन मैन हिमसेल्फ है। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कंप्लीट और AKA व्हाट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक स्टडी, है ना। होलिस्टिक का क्या मतलब है, यू आर स्टडिंग दीज प्रिंसिपल, दीज कंसेप्ट इन द मोस्ट कंप्लीट और होलिस्टिक, होल शब्द से यहाँ पे बना है ना, दैट कन्वेज एन मीनिंग ऑफ 360 डिग्री अप्रोच। AB डिविलियर्स को आप देखते हो ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो वैसी चीज आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होती है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अगेन रिमाइंडिंग, 28 से बैचेस स्टार्ट है ना।
और ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सम ऑफ द अदर बैच माइट बी रनिंग, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट है ना, कुछ सवाल पूछने हैं मुझसे, एक तो अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए, कोई भी यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके अपनी जर्नी को ट्रेस करना है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको वहां पे डाल करके देख सकते हो आप। एंड उत्कर्ष सिंह _here इज माई इंस्टा आईडी। इस पे कोई डाउट्स हो, पर्सनल क्वेश्चंस आपको कुछ पूछने हैं, पर्सनल इन द सेंस अगर आपको पर्सनल कोई डाउट्स हो आपके तो वो पूछने हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आपके लिए। कमिंग बैक, दूसरी चीज जो दूसरी अप्रोच हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है रिलेटिविज्म। अब एंथ्रोपोलॉजी में आप इंसान के इतने सारे एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो, पर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। हम पूरी दुनिया को अपने खुद के नजरिए से देखते हैं, है ना। इससे पहले हम करते हैं, हम जैसा मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी में आप मैन के बिजनेस को पढ़ लो, मैन की सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को पढ़ लो। तो जब आप रिलीजन को पढ़ोगे तो आप देखोगे यार मेरे यहाँ तो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, सिंगल गॉड की वर्शिप है, यहाँ पे पॉलीथिस्टिक गॉड है, मल्टीपल गॉड्स हैं। इन माय रिलीजन देयर इज नो वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजन नहीं है ना। पर दूसरे रिलीजन में यहाँ पे मूर्ति के थ्रू पूजन हो रहा है। कई जगहों पे पेड़, पक्षियों, पौधों और जानवरों की पूजा हो रही है। ये इतना अलग क्यों है? तो आप डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हो, कल्चरल वेरिएशंस को पढ़ रहे हो। इवन इन फैमिली इफ यू सी, इंडिया में क्वाइट बिल्कुल अलग सिस्टम था, दैट वाज जॉइंट फैमिली सिस्टम, नाउ दैट इज ऑन अ रैपिड डिक्लाइन। बहुत ही कम रेमिनिसेंसेस उसके बचे हुए हैं अब, है ना। तो इस लेवल पे आप जाके डाइवर्सिटी को जब देख रहे होते हो तो इट इज पॉसिबल कि while interpreting or while understanding this diversity, you can be blown away by your preconceptions and the notions that are pre-engineered in your mind. आपके दिमाग में जो पहले से निर्धारित जानकारी है, अपने कल्चर की जो समझ है ना, जो आपका नजरिया है, आपका फ्रेम, आपका जो चश्मा है, उससे आप सामने वाले के कल्चर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जज कर सकते हो। So there is a chance that while understanding anything of the other society, when you're reading about men's society, your own culture's bias can come here. You can categorize the culture on the lines of inferiority and superiority, where you will say that my culture is superior to the other culture because आपके समझ से, for example, a person who is entirely vegan, for him eating non-vegetarian diet is completely going to be a something that is inferior, है ना, बहुत ही बैकवर्ड चीज होगी। पर हो सकता है कोई नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहा हो, ही माइट बी फॉलोइंग सम साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स कि इफ आई डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन डाइट, मुझे उतना रेडीली, उतना इजीली प्रोटीन वहां पे नहीं मिलेगा। प्रोटीन अगर मिल जाता है किसी दूसरे सोर्स से, तो देयर इज नो अदर सोर्स दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग मी विथ सच अ रेडियल अमाउंट ऑफ B12 एंड विटामिन डी दैट क्वाइट इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट के लिए। तो हो सकता है कहें कि नहीं, इट इज क्वाइट साइंटिफिक एंड रेशनलिस्टिक टू हैव अ नॉन वेजिटेरियन डाइट, है ना। एंड द पर्सन हु इज कंप्लीटली वीगन, ही माइट बी ऑर्थोडॉक्सियल, है ना, हो सकता है परंपरागत रूढ़िवादी सोच से वो घिरा हुआ हो, सो ही माइट बी कंप्लीटली इन्फीरियर, ऐसा सोच सकता है। सो जब भी आप सामने वाले को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब हम बुरके के ट्रेडिशन को देखते हैं या फिर आप हिजाब के ट्रेडिशन को देखते हो, तो आप कहते हो कि ये वेलिंग का एक फॉर्म है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर में घूंघट का सिस्टम या पर्दा का सिस्टम आप देखते हो, इससे आप रिलेट करके देख सकते हो। बट देयर इज अ इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग टू दैट ऑल्सो। आप वेस्टर्न एशिया में जाकर के देखते हो, जो लैंड जहाँ पे ये जहाँ से ये पनपा है, ये चीज़ शुरू हुई है जहाँ पे, वहाँ पे आप देख रहे हो यू हैव टू वॉक माइल्स, है ना। और जो डस्ट है, पूरा आपको रेतीली जमीन वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डस्ट अगर आपके बॉडी पे आते हैं, स्टिक करते, तो वाटर की भी वहाँ पे कई बार कमी रहती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतने मूवमेंट के बीच में बार बार वॉश आउट करो बॉडी को, और वो स्टिकनेस, वो इरिटेशन भी वहाँ पे आपको होगी। सो एक कंप्लीट बॉडी को कवर करने का ट्रेडिशन वहाँ पे हो सकता है ना। ये एक आर्गुमेंट वहाँ पे रखा जाता है इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के तौर पे। पर यू माइट सी इट एज कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्सियल और इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ समवन। एंड हो सकता है वो आपके टर्न, जो कैटल को वर्शिप हम करते हैं उसको देखेंगे, तो वो आप हो सकता है वो आपके कल्चर को इन्फीरियर कहे कि आप एक एनिमल को वहाँ पे वर्शिप कर रहे हो, है ना। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी भावना, जो आपके रिलीजियस एस्पेक्ट है, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जा सकता है वहाँ पे। सो दीज थिंग्स जब आप पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी में होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंसान के हर एक चीज को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका अपना बायस, प्रेजुडिस है, और आपका जो इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी वाला लेंस है, वो वहाँ पे ज्यादा
एप्लीकेबल हो जाए, वो वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाए, है ना। सो वेन एवर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज होलिस्टिक टॉपिक्स, वो बाइस्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। एंड देयर इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर दैट इन एंथ्रोपोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनो, इसमें दो टर्म से बना हुआ है, ये दो टर्म है ना, एथनोसेंट्रिसिज्म। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, सिंपली इसका ब्रेकडाउन अगर हम कर देते हैं तो ये आता है एथनोस और ये सेंट्रिक, ठीक है। तो एथनोस का क्या मतलब है, इसका मतलब किसी रेस के लिए यूज होता है, पीपल के लिए यूज होता है ना, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। सेंट्रिक का मतलब फोकस, तो आपका जो फोकस है वो अपने पीपल, अपनी रेस, यानी कि सेल्फ फोकस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप चीजों को जज करके देखो, है ना। तो आप कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उस तरीके से आप सामने वाले के कल्चर को समझो, देखोगे, जानोगे, तो वहां पे काफी दिक्कतें आती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज अ सॉल्यूशन, है ना। एंथ्रोपोलॉजी ने उसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिविज्म, है ना, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चरल रिलेटिविज्म। अब कल्चरल रिलेटिविज्म है क्या? रिलेटिविज्म की अगर आप बात करते हो तो इट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ रिलेटिंग और रिलेटिविटी, है ना। बेसिकली शब्द ही क्या है, रिलेटिंग। तो व्हेन इंस्टेड ऑफ जजिंग somebody's else culture from your perspective, under relativism you are trying to relate with their cultures, relate with their practices, customs, beliefs, ideas and the other code of conduct। तो आप रिलेट जब कर रहे हो उनके वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट से, सो यू आर मोर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। आप उनके कल्चर की चीजों को अपने चश्मे, अपने नजरिए से ना देख करके उनके ही जो परसेप्शन है उससे समझने की कोशिश करोगे। तो यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। ये बायस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देख, तो मैं आपको आपके शब्दावली में, भाषा में समझाता हूं। व्हेन देयर इज अ ब्रेकअप इन अ सोसाइटी, है ना, आप किसी भी स्टेज पे हो, कभी ब्रेकअप होता है, रिश्तों में दरार आती है, दैट दरार माइट बी एट वेरियस लेवल्स, है ना। हो सकता है वो किन्स के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में हो, है ना, वो दरार हो सकता है दोस्तों के बीच में हो, और somebody who is affiliated to you with a love bond, है ना, आपका वहां पे उनसे प्रेम का प्रसंग हो, संबंध हो, तो वहां पे हो सकता है आपको कोई ऐसा इशू है तो ब्रेकअप होता है। तो जब ब्रेकअप होता है आप देखते हो देयर इज अ फ्रेंड, कोई एक बेस्ट फ्रेंड वहां पे जरूर होगा, और वो वहां पे क्या कहेगा कि आई रिलेट विथ यू बडी, आपका फ्रेंड या फिर दूसरे का, है ना, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उसका फ्रेंड होगा तो कहेगा आई रिलेट विथ यू, है ना, मैं आप समझता हूं। तो फिर उसके बाद एक सहारा वहां पे दिख रहा होता है सामने वाले इंसान को। तो वो रिलेट करने की बात क्या, मैं समझ पाता हूं तुम पे क्या बीत रही है, मैं चीजों को तुम्हारे दृष्टिकोण से, तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देख पा रहा हूं। वट एवर यू हैव टोल्ड मी, वट एवर हैज वेंट इन एंड अराउंड यू, वट एवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस ब्रेकअप, वट वॉज द कॉज ऑफ द ब्रेकअप, उसको मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूं, है ना। एक पर्सपेक्टिव सामने वाले का है, उसका क्या अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वाज द रीजन ऑफ ब्रेकअप, और एक पर्सपेक्टिव इधर दूसरे साइड वाले का है। तो दूसरे साइड वाले के पर्सपेक्टिव से वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में ब्रेकअप कैसे हो सकता है वो दूसरे साइड से आए तो उसको कुछ और अंडरस्टैंडिंग मिले, है ना। तो दिस इज द आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म, कि आप जिसके तरफ, जिसके भी कल्चर को पढ़ रहे हो, दो पक्ष थे। ऑफकोर्स आप कल्चर को पढ़ते हो तो वहां पे दो पक्ष नहीं होते, दो टीम्स नहीं है ना। जब रिश्ता है, किसी का कोई ब्रेकअप है, तो वहां पे तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है ना। पर जब आप कल्चर को पढ़ लेते हो तो देयर इज ओनली वन कल्चर। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड दैट कल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स ओन आइडियल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म। सो इन टुडेज लेक्चर आई थिंक आई हैव कवर्ड द एंटायर बेसिक्स, है ना। इसके ऊपर कई सारे डिस्कशंस भी हम करते हैं जब लाइव बैचेस में क्लासेस ले रहे हैं। रिलेटिविज्म का ह्यूमन राइट्स के साथ क्या एक संबंध हो सकता है। एट टाइम्स इट इज पॉसिबल कि जब आप दूसरे के कल्चर को ज़्यादा रिलेटिविस्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हो, रिलेटिविटी बढ़ जा रही है जहाँ पे, तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कैसे? देयर इज अ चांस कि आप सर्टेन ऑर्थोडॉक्सल प्रैक्टिसेस को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ सर्टेन
society, let's take example of India only. In certain part, there's a practice of sati, there's a practice of child marriage. Or if you go to northeast, Nagas के बीच में एक group है that is called Konyak Nagas. They were practicing head hunting, है ना, सर को हटा के उतार के ट्रॉफीज के रूप में ले जाते थे. सो अगर आप उनसे बात करो, समझो उसका कल्चरल एस्पेक्ट समझो, तो तेरे चांस कि आप भावनाओं में बह करके कुछ ज़्यादा ही उसके रेशनल ग्राउंड पे, क्योंकि हर प्रैक्टिस के पीछे ग्रेट ट्रेडिशन जो कि मेनलैंड सोसाइटी का ट्रेडिशन कल्चर होता है, वहाँ पे देयर इज अ टेंडेंसी कि हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक और रेशनल को रखा जाता है. कोई स्टोरी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ऐसा हुआ माइथोलॉजी में, तो उसके पीछे एक कथा होती है, एक वजह होती है. तो वजह हो सकता है बहुत वेग हो, पर एट टाइम्स यू माइट बी कन्विंस विद दैट वजह. So there is a possibility कि when the relativistic approach is hyperactive, you are hyperactively using the relativistic approach, there is chances of complete imbalance, disorientation, and you might at times justify the orthodoxial practices of a particular culture, है ना. So वहाँ पे problem आ जाएगी. So this was all about today's anthropological key terms, terminologies and basic concept lecture, जहाँ पे हमने कवर किया एंथ्रोपोलॉजी के होलिज्म के कंसेप्ट को, रिलेटिविज्म को, एथनोसेंट्रिज्म को. टू नो एनी अदर डिटेल, टू कम्युनिकेट विथ मी, यू कैन ऑफ कोर्स रीच मी थ्रू आउट दीज प्लेटफॉर्म. जो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह इज माय टेलीग्राम हैंडल. उत्कर्ष सिंह _ here is my Instagram ID where you can personally directly message me. एंड रिमाइंडिंग यू अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 28 August से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शनल के. यू हैव टू गो टू द स्टडी IQ वेबसाइट. वहाँ पे कोर्स को परचेज करते समय US Live का कोड लगाइए. मैक्सिमम डिस्काउंट जिस भी पीरियड में आप बाय कर रहे हो सकता है उस समय कोई और बैच चल रहा हो, पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड, है ना, ऑन एनी स्टडी IQ कोर्सेज. प्लस यू विल बी गेटिंग माई पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर द anthropology optional course, of course, है ना. So with this, coming to the conclusion, I hope it was relevant and helpful to you. Thank you. Signing off. Goodbye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.